तो आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की कहानी में उतर रहे हैं जब कह सकते हैं कि कुछ ही घंटों में दक्षिण भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया था। हम बात कर रहे हैं 23 जनवरी 1565 की तालिकोटा की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसने विजयनगर जैसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य को सिर्फ हराया ही नहीं, उसे नक्शे से ही मिटा दिया एकदम से। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें अकादमिक लेख भी हैं, इतिहासकारों के विश्लेषण भी। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उस दिन मैदान में क्या हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि कैसे राजनीति, कूटनीति और शायद थोड़ी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने मिलकर एक महान सभ्यता के पतन की कहानी लिख दी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस लड़ाई को सिर्फ एक सैन्य हार जीत के चश्मे से देखना मतलब बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो अपने शिखर पर था और एक ऐसे शासक की जिसने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था। तो विजयनगर के पतन को समझने के लिए हमें पहले उसकी उस भव्यता को समझना होगा जो उसने खो दी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं, विजयनगर की उस भव्यता से। 1336 में हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने इसकी नींव रखी थी। बिल्कुल। और वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था, तो विजयनगर उसके सामने मतलब एक हिंदू शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। और इसकी राजधानी, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं, वो कोई आम शहर नहीं था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहरों में से एक था। रोम जितना बड़ा, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, जो सम्राट कृष्णदेव राय के समय में वहां आए थे, उन्होंने लिखा है कि ये शहर रोम जितना बड़ा है और उनकी आंखों ने इससे खूबसूरत शहर नहीं देखा। बाजारों में हीरे, मोती, कीमती पत्थर मतलब ढेरियों में बिकते थे। कमाल है। एक अनुमान है कि 1500 ईस्वी के आसपास ये चीन के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। यानी हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहां दौलत और संस्कृति दोनों अपने चरम पर थीं। विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर जैसे शानदार मंदिरों का जिक्र आता है, जिनकी पत्थर की नक्काशी आज भी हैरान कर देती है। हाँ, एक मजबूत सेना थी, एक उन्नत सिंचाई व्यवस्था थी। कृष्णदेव राय के दौर में तो ये साम्राज्य वाकई अपने शिखर पर था। और एक और बात समझना जरूरी है कि हम्पी की जमीन का महत्व साम्राज्य से भी पुराना है। अच्छा। हाँ, इसका पौराणिक संबंध रामायण में जो किष्किंधा का वर्णन है उससे जोड़ा जाता था। इसे पंपा क्षेत्र भी कहते थे, जो एक पवित्र भूमि मानी जाती थी। विजयनगर के राजाओं ने बस इस विरासत को और भी भव्य बना दिया। हम कृष्णदेव राय का दौर, विजयनगर का स्वर्ण युग। लेकिन हर शिखर के बाद एक ढलान आती है, और विजयनगर के लिए वो दौर शायद कृष्णदेव राय के दामाद अलिया राम राय के साथ शुरू हुआ। बिल्कुल, ये नाम इस पूरी कहानी के केंद्र में है, अलिया राम राय। वो मतलब जन्म से राजा नहीं थे, लेकिन सदाशिव राय के शासनकाल में वो पर्दे के पीछे से साम्राज्य के असली शासक थे, एक तरह से डे फैक्टो रूलर। और राम राय एक बेहद चतुर और उतने ही महत्वाकांक्षी रणनीतिकार थे। तो उनकी रणनीति क्या थी? वो कैसे इतने ताकतवर बन गए? उनकी पूरी रणनीति दक्कन की सल्तनतों के आपसी झगड़ों पर टिकी थी। ये 5 सल्तनतें थीं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ये सब आपस में लड़ती रहती थी। अच्छा, सीमाओं और प्रभाव के लिए। हाँ, और राम राय ने इसी का फायदा उठाया। तो मतलब वो एक तरह के किंग मेकर के भूमिका निभा रहे थे, वो क्लासिक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स। बिल्कुल, आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। वो एक सुल्तान का साथ देकर दूसरे को कमजोर करते और फिर दूसरे का साथ देकर पहले वाले को। और इस प्रक्रिया में विजयनगर का खजाना और प्रभाव दोनों बढ़ते गए होंगे। दोनों बढ़ते गए। जैसे 1549 में उन्होंने अहमदनगर के निजाम के लिए कल्याणी के किले पर कब्जा किया। कुछ साल बाद 1557 में पाला बदला और बीजापुर के आदिल शाह के साथ मिलकर अहमदनगर पर ही हमला कर दिया। ये तो एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। इसमें तो खतरा यह है कि अगर आपके सारे पड़ोसी एकजुट हो गए तो आप अकेले पड़ जाएंगे। और अंत में हुआ भी यही। लगभग 2 दशकों तक तो राम राय की ये रणनीति सोने की खान जैसी साबित हुई। विजयनगर और अमीर होता गया। लेकिन कुछ स्रोत बताते हैं कि राम राय अपनी सफलताओं से शायद थोड़े अहंकारी हो गए थे। अच्छा। वो सल्तनतों के आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा दखल देने लगे थे। उन्होंने सुल्तानों को अपमानित भी किया। धीरे धीरे इन सल्तनतों को एहसास होने लगा कि उनका असली दुश्मन एक दूसरे नहीं, उनकी विजयनगर है। हाँ, विजयनगर है जो उन्हें आपस में लड़ा रहा है।
और यहीं से तालीकोटा की लड़ाई की जमीन तैयार होती है, जब सारे दुश्मन अपने मतभेद भुलाकर एक हो गए। बिल्कुल। राम राय की नीतियों से तंग आकर 4 सल्तनतों ने एक महासंघ बना लिया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। 4 बरार शामिल नहीं हुआ। नहीं। और ये एक बहुत दिलचस्प बात है, बरार की सल्तनत इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई, जो इस लड़ाई के तथाकथित धार्मिक एंगल पर भी एक सवालिया निशान लगाता है। तो अब मंच तैयार था। 23 जनवरी 1565 कृष्णा नदी के पास राक्षसी और तंगड़ी नाम के 2 गांवों के बीच मैदान पर दोनों तरफ कैसी तैयारी थी। यहीं पर कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कागज पर देखें तो विजयनगर की सेना बहुत विशाल थी, लाखों सैनिक, हजारों हाथी, घोड़सवार। लेकिन वो पारंपरिक हथियारों पर ज्यादा निर्भर थे ना। बिल्कुल। बांस के धनुष, भाले। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सल्तनत की सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन तकनीक में कहीं आगे थी। हाँ, उनके पास बेहतर फारसी घोड़े थे, धातु के क्रॉसबो थे, लेकिन सबसे बड़ा अंतर था तोपखाने का। तोपखाना। सल्तनत की सेना में तुर्की के माहिर तोपची थे। वो उस जमाने की सबसे आधुनिक ओटोमन शैली की तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तोपें न सिर्फ ज्यादा सटीक थीं, बल्कि उन्हें तेजी से लोड भी किया जा सकता था। यानी एक तरफ पारंपरिक विशाल सेना और दूसरी तरफ उस जमाने की लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ये तो शुरू से एक तरफा मुकाबला लग रहा है। हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं था। अच्छा। लड़ाई के शुरुआती घंटों में विजयनगर का पलड़ा भारी था। राम राय, जो खुद करीब 70-80 साल के थे, अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके भतीजों ने सल्तनत की सेना के दाएं और बाएं हिस्सों पर इतने जोरदार हमले किए कि उनके पैर उखड़ने लगे थे। मतलब जीत करीब लग रही थी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि विजयनगर एक और शानदार जीत की ओर बढ़ रहा है। तो फिर जीती हुई बाजी पलट कैसे गई? यहीं पर वो गिलानी बंधुओं के विश्वासघात का जिक्र आता है ना, जिसे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक माना जाता है। हाँ, ये इस लड़ाई का सबसे विवादित पहलू है। पारंपरिक कहानी यही है कि विजयनगर सेना में 2 मुस्लिम कमांडर थे, गिलानी बंधु। राम राय उन पर बहुत भरोसा करते थे। हाँ। कहा जाता है कि लड़ाई के सबसे निर्णायक मोड़ पर, जब जीत बस कुछ ही दूर थी, इन दोनों भाइयों ने पाला बदल लिया और अपनी विशाल टुकड़ियों के साथ। कितनी बड़ी टुकड़ियां थीं? संख्या 70,000 से 1 लाख तक बताई जाती है। 1 लाख सैनिक। ये तो पूरी की पूरी सेना के बराबर है। इस धोखे ने तो विजयनगर की सेना में खलबली मचा दी होगी। बिल्कुल। अचानक अपनी ही सेना का एक बड़ा हिस्सा दुश्मन से जा मिला। इससे विजयनगर के सैनिकों में भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा साधा था? मतलब एक तयशुदा धोखा? ये बहुत अच्छा सवाल है। कुछ आधुनिक इतिहासकार इस कहानी पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि हो सकता है ये कोई पहले से तय किया गया धोखा न हो, बल्कि युद्ध के मैदान में मची अफरा तफरी में लिया गया एक फैसला हो, या शायद तोपखाने के हमले से उनकी टुकड़ियां बिखर गईं और वो पीछे हट गए, जिसे बाद में विश्वासघात मान लिया गया। खैर, वजह जो भी रही हो, नतीजा तो एक ही हुआ होगा। पूरी तरह से अराजकता। हाँ, नतीजा विनाशकारी था। इसी अफरा तफरी के बीच राम राय का हाथी घिर गया। उन्हें पकड़ लिया गया और अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह के सामने पेश किया गया। और उसने तुरंत उनका सिर कलम करने का आदेश दे दिया। हाँ। अपने राजा का कटा हुआ सिर देखकर सेना का मनोबल तो पूरी तरह से टूट गया होगा। सेना में भगदड़ मच गए। जो सैनिक कुछ घंटे पहले जीत रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। राजा मर चुका था, सेना बिखर चुकी थी, लेकिन विजयनगर की असली त्रासदी तो अभी शुरू होनी थी। हम भी शहर के विनाश की बात कर रही हैं। हाँ, इतिहासकार रॉबर्ट सेवल ने जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने लिखा, शायद दुनिया के इतिहास में कभी भी इतने भव्य शहर पर इतनी अचानक और इतनी भयानक तबाही नहीं आई होगी। विजेता सेनाओं ने शहर में प्रवेश किया और अगले लगभग 6 महीनों तक उसे लूटा। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये उस सभ्यता को मिटाने की कोशिश थी। 6 महीने तक, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। जो शहर सदियों में बना था, उसे महीनों तक सिस्टमैटिकली नष्ट किया गया। आज जो हम हम्पी के खंडहर देखते हैं, वो इसी तबाही की गवाही देते हैं। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया, महलों और बाजारों में आग लगा दी। उनका मकसद सिर्फ खजाना लूटना नहीं था, बल्कि विजयनगर की आत्मा को कुचलना था। और शाही परिवार का क्या हुआ? राम राय के भाई तिरुमल देव राय किसी तरह शाही परिवार के बचे हुए लोगों
और कुछ खजाने के साथ भागने में कामयाब रहे। उन्होंने पेनुकोंडा को अपनी नई राजधानी बनाया और अरविंदु वंश की शुरुआत की। लेकिन विजयनगर साम्राज्य फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर सका। कभी नहीं। वो धीरे धीरे बिखरता चला गया। तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि ये लड़ाई आखिर थी किस बारे में? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई थी या जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं ये एक सभ्यताओं का टकराव था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर इतिहासकारों के बीच मतभेद दिखता है। औपनिवेशिक काल के और कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे इसी तरह पेश किया है, अंतिम महान हिंदू गढ़ का पतन। उन्होंने इसे एक धार्मिक युद्ध के रूप में चित्रित किया। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस सरल हिंदू मुस्लिम द्वंद्व के खिलाफ भी कई तर्क दिए जाते हैं। तो चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला तर्क क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क तो खुद राम राय का बर्ताव है। जैसा हमने बात की, उन्होंने कई बार अलग अलग मुस्लिम सुल्तानों के साथ गठबंधन किया था ताकि किसी दूसरे मुस्लिम सुल्तान को हराया जा सके। एक मिनट, ये बात तो अपने आप में विरोधाभासी है। अगर वो एक हिंदू धर्म के रक्षक थे तो वो उन्हीं सल्तनतों से हाथ क्यों मिला रहे थे जिनके खिलाफ उन्हें लड़ना था? यही तो बात है। स्रोत बताते हैं कि राम राय के लिए राजनीति धर्म से ऊपर थी। उनका एकमात्र लक्ष्य विजयनगर का प्रभाव और शक्ति बढ़ाना था और इसके लिए वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार थे। तो ये दिखाता है कि उस दौर के शासक आज की तरह धर्म को राजनीतिक पहचान का एकमात्र आधार नहीं मानते थे। बिल्कुल। दूसरा तर्क विजयनगर के दरबार और उसकी संस्कृति में ही छुपा है। अच्छा, कैसे? उनके दरबार पर फारसी इस्लामी संस्कृति का गहरा प्रभाव था। उनकी वास्तुकला में भी ये दिखता है। जैसे हम्पी का प्रसिद्ध लोटस महल है ना, हाँ, उसकी बनावट इंडो इस्लामिक शैली का बेहतरीन नमूना है। मतलब उनकी संस्कृति कोई बंद दरवाजे के पीछे नहीं थी, बल्कि उसमें कई तरह के प्रभाव शामिल थे। बिल्कुल। और तीसरा तर्क उनकी सेना से जुड़ा है। राम राय ने मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। गिलानी बंधु खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो है। कुछ वृतांत तो ये भी कहते हैं कि वो अपने मुस्लिम सैनिकों के सम्मान के लिए अपने सिंहासन के सामने कुरान रखवाते थे ताकि वे अपनी वफादारी की कसम खा सकें। ये तो बहुत ही शक्तिशाली डिटेल है। ये शुद्ध विरोध के बजाय एकीकरण और सम्मान को दिखाता है। और चौथा और अंतिम तर्क ये है कि बरार की मुस्लिम सल्तनत इस इस्लामिक गठबंधन में शामिल ही नहीं हुई। हाँ, ये हमने पहले भी बात की थी। तो अगर ये वाकई एक धर्म युद्ध या जिहाद होता तो एक सल्तनत इससे बाहर क्यों रहती? ये सारे तर्क इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह लड़ाई धार्मिक पहचान से ज्यादा सत्ता, क्षेत्र और प्रभाव की लड़ाई थी। तो तालीकोटा की लड़ाई ने विजयनगर को हमेशा के लिए मिटा गया। एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अपनी भव्यता की खामोश कहानी सुनाता है। और यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है जो इस कहानी को और भी जटिल बना देता है। स्रोतों से पता चलता है कि इस विनाशकारी जीत के बाद सल्तनतें भी लंबे समय तक एकजुट नहीं रहीं। अच्छा, वो भी आपस में लड़ने लगी। हाँ। वो जल्दी आपस में लड़ने लगी। इस जीत ने उन्हें मजबूत करने के बजाय शायद अंदर से खोखला कर दिया। बाद में वो मराठों और फिर अंग्रेजों का आसान शिकार बन गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस लड़ाई में कोई सच में जीता? शायद नहीं, या शायद इस लड़ाई ने बस दक्षिण भारत में एक शक्ति शून्य, एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए अगली कुछ सदियों तक संघर्ष चलता रहा और जिसने आखिरकार पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य को एक नया आकार दिया। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक दिन की जीत कभी-कभी सदियों की हार की नींव रख देती है।